तो शाइस्ता परवीन कहाँ है, ये सवाल अब भी बरकरार है, लेकिन उससे बड़ा सवाल ये है कि आखिर कितने दिनों से ये प्लानिंग की जा रही थी। और सीधे ले चलते ग्राउंड जीरो पर मेरे सहयोगी शालिनी, जो लगातार आपको प्रयागराज से हर एक अपडेट दे रहे हैं। शालिनी, अब ये बात सामने आ रही है कि 26 मार्च को ही प्लानिंग बनानी गई थी कि आखिर कब अतीक अहमद की हत्या की जानी है, लगातार रेकी की जा रही थी। बिल्कुल, और देखिए जिस हिसाब से इस पूरी घटना को अंजाम दिया है, जो तस्वीरें हमने देखी है, उससे भी ये स्पष्ट हो गया था, उसी वक्त ये स्पष्ट हो गया था जब हत्या की गई अतीक और अशरफ की। उस स्पॉट पर मैं खुद मौजूद थी अनुपमा, और वो पूरी तस्वीरें हमने डिस्क्राइब करके बताई थी कि कैसे बाकायदा रेकी की गई थी, प्लानिंग की गई थी। अब देखिए 3 हमलावर पहुंचे और तीनों अलग अलग जगह के थे, एक जगह के नहीं थे, दोस्त यार नहीं थे। तो इन तीनों का मिलना, फिर प्लानिंग किया जाना, 3 बाइक जो मिली वो अलग अलग जगहों की थी। और ऐसी भी खबरें हैं कि पहले दिन जब अतीक और अशरफ को लेकर के पुलिस गई थी हेल्थ चेकअप के लिए, उस वक्त भी ये तीनों मौजूद थे वहां पर। लेकिन चूंकि मीडिया का जमावड़ा बहुत ज्यादा था, कैमरे बहुत ज्यादा थे, तो उस वक्त ये अतीक के नजदीक नहीं पहुंच पाए। मतलब मीडिया कर्मियों में ये पीछे उस वक्त थे, और इनकी मंशा ये थी कि सीधे कनपटी पर बंदूक रखकर चलाई जाए। तो उस दिन अतीक और अशरफ बच गए। लेकिन अगले दिन जब मीडिया का जमावड़ा थोड़ा कम हुआ, मतलब अगले दिन आपने देखा मीडिया के कैमरे कुछ कम थे, हालांकि न्यूज़ 18 वहां पर भी मौजूद था। और आंखों देखी मेरे सहयोगी जो अमित थे, उन्होंने हर किसी को बताया भी कि वहां का क्या हाल था। लेकिन अगले दिन जब मीडिया का जमावड़ा कम हुआ तो इन्हें वो चांस मिल गया कि अतीक और अशरफ। बिल्कुल शालिनी, और सवाल अब भी यही बरकरार रहेगा कि आखिर कितने दिनों से ये प्लानिंग की जा रही थी, वजह क्या थी। लेकिन एक बड़ी खबर, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको अतीक का हत्याकांड से जुड़ी बता रहे सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि 26 मार्च को, यानी कि जब अतीक को साबरमती से प्रयागराज लाया जा रहा था, वो तस्वीर आपको याद होगी, न्यूज़ 18 इंडिया लगातार उस कॉन्वॉय को फॉलो कर रहा था। एक एक तस्वीर आपको दिखा रहे थे कि आखिर कहां अतीक अहमद रुका था, कहां उसे खाना खिलाने के लिए रोका गया, तमाम चीजें, जो वो 1300 किलोमीटर का सफर था, एक एक तस्वीर हमने आपको दिखाई थी। लेकिन उसी दौरान उसकी हत्या की प्लानिंग बना ली गई थी। अब ऐसे में सवाल ये है कि आखिर इस हत्या से क्या साबित करना चाहते थे ये हमलावर, क्योंकि जानकारी यही है, जो पूछताछ में पुलिस लगातार बता रहे सूत्रों के हवाले से खबर ये है कि तीनों जो है बड़ा डॉन बनना चाहते थे। अतीक अहमद को गोलियों से भूनने के बाद दरअसल एक अपनी छवि बनाना चाहते थे कि वो कितने बड़े गैंगस्टर जो है आने वाले समय में साबित हो सकते हैं। लेकिन अब आप समझिए कि प्लानिंग जो है वो 26 मार्च को ही, इस कहानी की पटकथा जो है वो 26 तारीख को ही लिखी गई थी। लगातार रेकी की जा रही थी, जिस तरीके से दीपक भी बता रहे कि जब जब दरअसल लेकर जाया जाता था मेडिकल के लिए, तब तक इसकी जानकारी जो है वो इन तीनों को होती थी। और हमारी सहयोगी सबीना तामंग भी हमारे साथ एक बार फिर से बन चुके हैं। सबीना, दरअसल ये जानकारी है कि 26 तारीख को, यानी कि जिस वक्त साबरमती से प्रयागराज लाया जा रहा था, जब सिक्योरिटी प्रोटोकॉल पूरी तरीके से फॉलो किए जा रहे थे, उस वक्त से लगातार रेकी की जा रही थी। इन तीनों बदमाशों को पता था कि कितने बजे हॉस्पिटल लेकर जाया जाना है मेडिकल के लिए, कितने बजे जंगल ले जाया जाएगा, या कितने बजे पूछताछ होगी। सही, बिल्कुल सही। देखिए इतनी आसानी से तो इस पूरी साजिश को, इस पूरे हत्याकांड को नहीं रचा गया है, ये बात बिल्कुल साफ है। अगर देश का सबसे बड़ा हत्याकांड अंजाम दिया जाता है तो उसके पीछे की साजिश भी सबसे बड़ी हुई होगी। सबसे बड़ी साजिश देखिए किस तरह से एक के बाद एक इसमें खुलासे हुए हैं। तीनों ने किस तरह से ये पूरी रेकी यहाँ पर की, तीनों ने किस तरह से यहाँ पर समझा कि क्या पूरा ये रूटीन है, किस तरह से कहां से अतीक का काफिला आता है, कहां से जाता है, उस पुलिस के काफिले में अतीक की पोजीशन क्या होती है, कौन कौन सा ये रूट होता है। इस बीच में आपको एक बात जरूर बताना चाहूंगी, इस खबर पर तो हम लौटेंगे ही लौटेंगे जब हम झांसी मेडिकल कॉलेज से, क्योंकि हम सुबह से ही जब ये एनकाउंटर हुआ था उसके बाद से ही मैं और मेरे सहयोगी अनिल सूद वहां पर मौजूद थे। हमने खुद भी महसूस किया कि तब भी, क्योंकि वहां से असद का शव आना था, तब भी सिक्योरिटी के ऐसे ही भारी इंतजाम थे। रात करीब 1:30 बजे जब वो पुलिस के साथ में वैन में असद की बॉडी को ले जाया जा रहा था, आप यकीन मानिए कानपुर रूट जो होता है वो लंबा रूट होता है प्रयागराज आने के लिए, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का सहारा लिया जाता, और हमें भी यही लग रहा था कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से ही वो पूरे पुलिस वैन के साथ शव को लाया जाएगा, गुलाम और असद के। लेकिन एंड मूवमेंट में कानपुर रूट ले लिया गया, जो कि लंबा रूट है, जो कि एक्सप्रेसवे की तरह बिल्कुल सीधा नहीं जाता है, बल्कि उसमें कई मोड़ यहाँ पर आते हैं। तो सोचिए वो भी यहाँ पर एक सबसे बड़ा फैक्टर रहा। अगर शव को लेकर इस तरह से पूरा रूट बदला जा सकता था, तो यानी पुलिस प्रशासन बखूबी जानता था कि कुछ तो ऐसा है जिसमें कभी भी कुछ भी बड़ी तस्वीर नजर आ सकती है। अब जहां तक इन 3 हमलावरों का सबीना, और यही वजह है कि देखिए खुद सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो इस हत्याकांड पर नजर बनाए हुए हैं। वो लगातार अधिकारियों को इस बात के निर्देश दे चुके हैं
कि शांति व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। सबीना, मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन देखिए, अतीक अहमद और अशरफ को प्रयागराज के कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। उनके बेटों ने उन्हें कंधा दिया, लेकिन इस दौरान अशरफ की बेटियां भी मौजूद रहीं और कुछ करीबी भी वहां पर थे। रविवार की शाम पोस्टमार्टम के बाद अतीक और अशरफ दोनों के शव को कब्रिस्तान ले जाया गया। दोनों को प्रयागराज के कसारी मसारी के कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। इस दौरान वहां पुलिस का सख्त पहरा था। कब्रिस्तान तक दोनों के शव को पुलिस के सख्त पहरे में ले जाया गया था। जिस गाड़ी में शव रखे गए थे उसके आगे और पीछे पुलिस की गाड़ी चल रही थी। एम्बुलेंस में अतीक के दोनों बेटे भी मौजूद थे और चारों तरफ पुलिस का सख्त पहरा था। इस जनाजे में अतीक के दोनों नाबालिग बेटे और अशरफ की 2 बेटियां भी मौजूद थी। इसके अलावा अतीक और अशरफ के कुछ खास और करीबी लोग इस जनाजे में शामिल हुए। खबर थी कि अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन भी मिट्टी देने पहुंच सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जनाजे में शामिल होने और कब्र पर मिट्टी देने के लिए जो पहुंचा था उन्हें पहचान पत्र दिखाने के बाद ही अंदर जाने की इजाजत दी गई। कब्रिस्तान के आसपास चप्पे चप्पे पर पुलिस का सख्त पहरा था। पूरे इलाके की बैरिकेडिंग की गई थी। ये प्रक्रिया पूरी होने तक वहाँ पुलिस का पहरा मौजूद रहा। अतीक की हत्या के बाद से ही प्रयागराज में अलर्ट जारी कर दिया गया और पूरे प्रदेश में धारा 144 लागू कर दी गई। तो अतीक और अशरफ पर हमला करने वाले तीनों हमलावरों को प्रयागराज की नैनी जेल भेज दिया गया है। आज तीनों हमलावरों की कोर्ट से रिमांड की मांग पुलिस की तरफ से की जा सकती है। सनी सिंह, लवलेश तिवारी और अरुण मौर्य ये वो तीनों हमलावर हैं जिन्हें पुलिस ने अतीक और अशरफ की हत्या के बाद गिरफ्तार किया। तीनों को गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। लेकिन इससे पहले पुलिस की पूछताछ में हमलावरों को लेकर बड़ा पर्दाफाश हुआ। बताया गया कि उन्हें अतीक की हत्या के लिए सुपारी दी गई थी। एडवांस में तीनों को 10-10 लाख रुपए दिए गए थे। हैंडलर ने उन्हें 3 पिस्टल और कारतूस भी दिए थे। ये भी बताया गया कि हमलावर सनी और लवलेश की बांदा जेल में मुलाकात हुई थी, जहां उनकी दोस्ती हुई। सनी और अरुण पहले से ही दोस्त थे। सनी ने ही लवलेश की दोस्ती अरुण से कराई थी। पुलिस से हुई पूछताछ में पता चला कि हमलावर अतीक और अशरफ की हत्या कर डॉन बनना चाहते थे। हो गया और अतीक गैंग को संभालता रहा। राजू पाल की हत्या के 18 साल बाद गुड्डो मुस्लिम जब सामने आया तो बम फाड़ अंदाज में। राजू पाल की हत्या के मामले में गवाह उमेश पाल को अतीक के बेटे असद ने मौत के घाट उतारा। उमेश पाल और उनके 2 बॉडीगार्ड को असद ने 5 गैंगस्टर के साथ मिलकर मारा। गुड्डो मुस्लिम इसमें सबसे आगे था। अतीक के इस बमबाज के पीछे पुलिस लगी है। अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के पीछे पाकिस्तान कनेक्शन सामने आ रहा है। भेद खुलने के डर से दोनों भाइयों की रात के अंधेरे में ताबड़तोड़ गोलियां मारकर हत्या कर दी गई। अतीक ने पहले भी पुलिस पूछताछ में पाकिस्तान से आर्म्स मंगवाने की बात कबूल की थी। अतीक ने कई विदेशी हथियार ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से मंगाए थे। गुड्डो मुस्लिम इन हथियारों की डीलिंग कराता था। असद का एक वीडियो आज भी वायरल होता है। ये 2017 का बताया जाता है। तब उसने एक शादी समारोह में खुलेआम फायरिंग की थी। उस समय असद नाबालिग था। वायरल वीडियो में असद की फायरिंग पर लोग वाह वाही करते सुनाई देते हैं। प्रयागराज में अतीक के बेटे कैसे बवाल काटते थे। ईशान अतीक की तरह उसके बेटों को भी जेल में सड़ने की धमकी भी देता है। अतीक की औलादें भी कम नहीं थी। जिस असद का एनकाउंटर हुआ वो स्कूल के दिनों से दादागिरी जमाता। स्कूल में असद एक चैंपियनशिप में हार गया था, जिसके बाद उसने मुकाबले के विजेता स्टूडेंट की जमकर पिटाई कर दी। इतना ही नहीं, जब इस झगड़े में शिक्षकों ने बीच बचाव किया तो असद ने उन्हें भी पीट दिया था। कॉलेज में अतीक के बेटों की बदमाशी कुख्यात रही। कॉलेज के क्रिसमस मेले पर अतीक के बेटे सैकड़ों लड़कों का हुजूम लेकर चलते थे। किसी भी स्टॉल पर मुफ्त में खा लेना, किसी भी झूले पर कई घंटे तक के लिए कब्जा कर लेना उनके लिए आम बात थी। अतीक की दबंगई एक बार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कैंपस में देखी। अतीक खुद यूनिवर्सिटी पहुंचा था, टीचर्स को पीटा था। इसी मामले में उसे 2017 में जेल भेजा गया। 2017 के विधानसभा चुनाव में अतीक को समाजवादी पार्टी ने कानपुर से टिकट दिया। अतीक चुनाव का बिगुल फूंकने 320 गाड़ियों के काफिले को लेकर कानपुर पहुंचा था। इस काफिले में अतीक खुद 8 करोड़ की कीमत वाली विदेशी गाड़ी में बैठा था। वहीं उसके काफिले में 150 से ज्यादा एसयूवी थी। अतीक जेल में रहा या जेल के बाहर, उसके जुर्म का सिक्का चलता रहा। सलाखों के पीछे रहकर गुनाह की सल्तनत चलाने में वो माहिर था। देवरिया जेल से जुड़ा अतीक का किस्सा सोच से परे है। जेल में बैठकर अतीक ने लखनऊ के कारोबारी मोहित जायसवाल से उगाही की। मोहित के अपहरण के बाद जेल ले जाकर उनके हाथ पैर तोड़वाने के आरोप अतीक और उसके बेटे उमर पर लगे। अतीक को देवरिया जेल से बरेली ट्रांसफर कर दिया गया। अतीक ने बरेली जेल से भी कई व्यापारियों को धमकाया। अतीक के धमकी वाले ये ऑडियो टेप सोशल मीडिया में वायरल रहते हैं।
अतीक को अपने अंजाम का खौफ खाया जा रहा था। क्या होगा उसके गैंगस्टर भाई अशरफ का? क्या होगा उसकी गैंग का? क्या होगा उसके खौफ के कारोबार का? अतीक को अनहोनी का कुछ अंदाजा हो चला था, लेकिन हकीकत से वो कोसों दूर था। उसे क्या पता था कि वक्त ने उसके गुनाहों की ऐसी सजा मुकर्रर की है। जिस प्रयागराज में उसने देश को थर्राने वाले कांड किए, उसी शहर में उसका मौत से ऐसे सामना होने वाला है।